नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे क्या भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल है। तो स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रपति के बारे में। वही यानी कि राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है या फिर राष्ट्रपति है, वो भारत का प्रथम नागरिक है। यानी कि प्रथम नागरिक का मतलब क्या है, जो जितना भी पूरा भारत देश है तो उसमें यदि प्रथम नागरिक की मैं बात करूं तो वो कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। और भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि जो संसद है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना। तो ये किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भारत की जो संघ है, यानी कि भारत संघ की जो कार्यपालिका है उसका क्या है, प्रधान है। यानी कि प्रधान कौन है, जो कार्यपालिका यानी कि भारत का राष्ट्रपति है। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो, जो भारत संघ की जो कार्यपालिका है वो किस में निहित होती है, और राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन वास्तविक तौर से यदि देखा जाए तो भारत की जो एक्चुअल में या फिर वास्तविक तौर पे जो कार्यपालिका किस में नियत होती है, वो होती है संसद में। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो, क्योंकि जो भारत में क्या संसदीय प्रणाली है, इसलिए जो भारत का जो एक्चुअल में जो कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद है भारत में, वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंटिक तौर पे ही है, या फिर कह लो मतलब उसके पास जो डॉक्यूमेंट तौर पे पावर है, लेकिन वास्तविक तौर में उसके पास वो पावर नहीं है भाई। तो जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी कि जो भी भारतीय जिसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी है वो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की पहली कंडीशन क्या है, उसकी आयु 35 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, वो किसी भी लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद का मतलब क्या है कि वो किसी भी सरकारी नौकरी में या फिर सरकारी पद पे आसीन ना हो, तो वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और भारत का कोई भी नागरिक जाके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में एक सबसे बड़ी कमी यही है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, चाहे मतलब किसी प्रकार का कोई भी विभाग का मंत्री है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। क्योंकि राष्ट्रपति चाहे अनपढ़ ही कोई भारत का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी उसकी क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया है। और मैं तो चाहता हूं कि अभी इस चीज में संशोधन करके जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए कम से कम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है ना। तो जो राष्ट्रपति का जो शासन काल है वो कितने वर्षों तक होता है, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का शासन काल होता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो, जो राष्ट्रपति होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। यानी कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। हाँ, वो अपनी स्वेच्छा से या अपने आप से, अपनी इच्छा से कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। या फिर यदि संसद चाहे यदि संसद को ऐसा लगे कि जो राष्ट्रपति है उसने किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है या फिर जो भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, तो संसद चाहे तो महाभियोग लाके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है भाई। और जो महाभियोग का वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि संसद चाहे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। इस प्रक्रिया करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही इसके बारे में नोटिस भेजना जरूरी होता है। और संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, जो राष्ट्रपति पे महाभियोग का मुकदमा विधेयक लाके
पारित करवा सकते हैं, और यदि वोटिंग में 2/3 से यदि ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। और जो राष्ट्रपति का यदि मैं चुनाव की बात करूं तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है, क्योंकि देखो जो प्रधानमंत्री होता है या फिर जो लोकसभा के जो भी सांसद होते हैं या फिर जो अपनी राज्य की विधानसभा होते हैं उसके जो भी विधायक होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, और इसमें जो मत का अनुपातिक आंकलन किया जाता है और इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति का उपयोग किया जाता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं वो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए व्यक्ति और साथ साथ में जितनी भी भारत की राज्यों की विधानसभा है और जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी विधानसभा है उनमें जितने भी चुने गए या फिर जीते हुए विधायक उस चीज में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। यदि किसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या किसी को ऐसा लगता है कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए वो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील कर सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी देखरेख कौन करता है, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज की जांच परख करती है। यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है, और इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए भी, ठीक है ना। और जो राष्ट्रपति है ये भारत का प्रथम नागरिक है। और साथ साथ में यदि मैं बात करूं जो भारत का राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति होता है। यानी कि जो भारत की 3 सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों का मुख्य सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो जो तीनों की तीनों सेनाएं किसके अंडर में काम करती है, राष्ट्रपति के अंडर में काम करती है। और इसलिए जो युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ना कि प्रधानमंत्री के पास। यदि भारत देश पे यदि कोई भी देश हमला कर देगा तो यानी कि उस हमले का जवाब देने के लिए जो अधिकार है, यानी कि वो आक्रमण करने का जो अधिकार है, यानी या फिर दूसरे शब्दों में कह लो युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है, वो किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास होता है भाई, ठीक है ना। और भारत का राष्ट्रपति होता है वही जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है, और जो अपनी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और ये किस में आता है, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका में आता है, या फिर राष्ट्रपति के जो कार्य है उनमें सबसे पहला कार्य क्या होता है, जो भी अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और जो भी अपनी हाई कोर्ट होती है उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और साथ साथ में भारत के जितने भी राज्य हैं और उनके जो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल है और राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। और साथ साथ में जो भी भारत के जो मुख्य सरकारी संस्थाएं हैं इनकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और भारत के राष्ट्रपति के पास यानी कि आपातकाल लगाने की भी शक्तियां संविधान ने दे रखी है, यानी कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लगा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल कब लगता है, जब भारत देश पे कोई बाहरी आक्रमण कर दे या कोई सशस्त्र विद्रोह यदि भारत देश में हो जाए तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत देश में आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है या फिर वहां की जो सरकार है उस राज्य की सरकार को राज्य को चलाने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि 356 के तहत तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और 360 यानी कि राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है कि वो अनुच्छेद 360 के तहत भारत में
वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। और राष्ट्रपति इन तीनों धाराओं का प्रयोग करने से पहले एक बार प्रधानमंत्री से या फिर मंत्रिपरिषद से सलाह जरूर लेता है। और राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है कि यदि किसी भी मामले में यदि राष्ट्रपति को यानी कि सलाह लेनी हो तो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह ले सकता है। लेकिन राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है कि जो वो सलाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दी है वो माने या ना माने, वो राष्ट्रपति क्या होती है, मर्जी होती है भाई। और साथ साथ में जो राष्ट्रपति होता है भाई, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की जो सजा है सजा को कम भी कर सकता है और पूर्ण रूप से माफ भी कर सकता है। देखो भारत में क्या है, न्याय का पुनर्वलोकन की पद्धति है, यानी कि यदि आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार जाते हैं तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में केस हार जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट यदि आपके खिलाफ यदि कोई फैसला सुनाई दे देती है या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सजा सुना देती है, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो यदि किसी व्यक्ति को मान लो सुप्रीम कोर्ट सजा मौत की सजा सुना देती है तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेज सकता है। और राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि वो उसकी सजा को कम कर सकता है या कम कर देना चाहिए तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कम भी कर सकता है और पूर्ण रूप से माफ भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के व्यवहार पर निर्भर करता है भाई। और साथ साथ में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख सकता है, और यही वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल बनाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो यदि संवैधानिक तौर पर यानी कि संवैधानिक तौर पर यदि मैं बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां हैं एक अमेरिका के राष्ट्रपति के कंपेयर में, ठीक है ना। और साथ साथ में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास ये भी अधिकार होता है कि जब भी साल का प्रारंभ होता है यानी कि वार्षिक वर्ष प्रारंभ होता है तो वो संसद को जो वित्तीय बजट पेश करने के लिए सुझाव देता है, ठीक है ना। यानी कि जो राष्ट्रपति की ही ये वो आज्ञा होती है कि जो उस समय की जो सरकार का जो वित्त मंत्री होता है वो क्या करे, बजट पेश करे। देखो बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्री करता है, लेकिन पेश करने के लिए बाध्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वही साल का जो लेखा जोखा होता है उस वित्त वर्ष का उसको पेश करने के लिए सरकार को बोलता है। और सरकार की उस समय की जो सरकार होती है उसका जो वित्त मंत्री होता है वो क्या करता है, संसद में फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में क्या करता है, अपना बजट पेश करता है। तो ये क्या थे, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अधिकार थे, जो राष्ट्रपति के कार्य थे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।